हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम गुजरात के राज्य दर्शन के बारे में। दोस्तों, आइए बात करते हैं गुजरात के राज्य दर्शन के बारे में। दोस्तों, ये जो गुजरात राज्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं और डिटेल भी यहाँ काफी कुछ है। तो आइए बात करते हैं गुजरात की राजधानी के बारे में। तो गुजरात की राजधानी जो है वह गांधीनगर है और इस समय राज्यपाल जो गुजरात के हैं वह आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री का, तो विजय रूपाणी जी हैं वहां के मुख्यमंत्री यानी गुजरात के। दोस्तों, जब लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट 26 और राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 और विधानसभा सीट की बात करें तो 182। तो आपको ये जो डेटा है यानी 26/11/182 वो याद हो जाने चाहिए, यानी 26/11/182। और 26/11/182 में क्या है, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट की बात करें तो 182 यानी 182। जिला की बात करें तो टोटल 33 जिले हैं गुजरात में, इस बात को भी आपको याद रखना है। दोस्तों, गुजरात के निर्माण की बात करें तो आप जानते हैं गुजरात का निर्माण जो हुआ है 1 मई 1960 में होता है और यह गुजरात जो राज्य है यह अलग हुआ है महाराष्ट्र से, इस बात को भी आपको याद रखना है। बात करते हैं राज्य पशु की तो एशियाई शेर है और राज्य पक्षी की बात करें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो है। कौन? ग्रेटर फ्लेमिंगो। और राज्य पेड़ की बात करें तो बरगद है दोस्तों, और राज्य फूल की बात करें तो गेंदा या मैरीगोल्ड है। ये कॉमन सी बातें हर राज्य में होती है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। अब जो मेन चीजें स्टार्ट होती हैं, बात करते हैं यूनेस्को में शामिल गुजरात के प्रमुख स्थल, यानी गुजरात के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से यूनेस्को में शामिल हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं पहला। अच्छा दोस्तों, यूनेस्को की जब बात करते हैं तो आप जानिए यूनेस्को क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना 1945 में होती है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है दोस्तों। और आप जानते हैं जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वह सीन नदी के किनारे है और उसी फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर भी है। ये बातें मोटी मोटा याद रखना है। लेकिन 1945 में यूनेस्को की स्थापना तो होती है, लेकिन भारत जो यूनेस्को का सदस्य बना है वो 1946 में बना है, इस बात को याद रखना है। दोस्तों, यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को आपको याद रखना है कि इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। क्या मैंने बोला? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का। अब आगे बात करते हैं कि यूनेस्को जो है इसमें कौन कौन से स्थल जो गुजरात के हैं वह शामिल हैं। तो आइए बात करते हैं पहला, रानी की वाव। जब रानी की वाव की बात करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे 100 रुपए के नोट को जब देखेंगे तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र है दोस्तों। और रानी की वाव जो है यह 2014 में इसे यूनेस्को में शामिल किया जाता है। और आप देखेंगे सोलंकी वंश द्वारा, यानी सोलंकी वंश जो शासक हैं उनके द्वारा ये रानी की वाव का जो है निर्माण कराया जाता है। और रानी की वाव की बात करें दोस्तों तो जो सोलंकी वंश का एक शासक है भीमदेव प्रथम, आप जब गुजरात की बात करेंगे तो भीमदेव प्रथम की जो है बात होती है क्योंकि वहां का बहुत महत्वपूर्ण शासक है भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम के द्वारा रानी की वाव का निर्माण कराया जाता है। ये आप देखेंगे तो एक तरह का कुआं है, आप देखेंगे तो कुआं है और उसी को रानी की वाव का जो है नाम दिया गया क्योंकि ये रहस्यमयी है, इसलिए इसको यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद, वहां की एक सिटी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अहमदाबाद। अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को में शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये भारत की पहली सिटी है जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया। वैसे आप देखेंगे तो जयपुर भी है, लेकिन यानी अहमदाबाद भारत की पहली सिटी है जिसे यूनेस्को में क्या किया गया? शामिल किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। और कब? 2017 में। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये चंपानेर पावागढ़ पार्क है, ये एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है दोस्तों। इसे भी 2004 में शामिल किया गया है, किसमें? यूनेस्को में। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है, रानी की वाव
अहमदाबाद शहर और चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है, इन तीनों को किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजों का। जब हम बात करेंगे प्रमुख झील की, कहां की प्रमुख झील, तो आप बात करेंगे गुजरात की प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों सबसे जो पुरानी झील बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के दृष्टिकोण से, जब आप वैसे तो वनडे एग्जाम में नॉर्मली पूछ लेता है इस झील के बारे में, लेकिन जब पीसीएस वगैरह के पेपर होते हैं तो उसमें इस झील के बारे में जो शासक बनवाए हैं उनका नाम भी आता है। इसलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख झील में सुदर्शन झील का। तो दोस्तों जो सुदर्शन झील है, यह जो गिरनाल है, देखिए गिर पहाड़ी भी है और वहां का जो आसपास का एरिया है वहां जो गिरनाल नाम है, गिरनाल के सौराष्ट्र में स्थित है सुदर्शन झील। ठीक है, कहां है? गिरनाल के सौराष्ट्र में कहां स्थित, कौन सी झील स्थित है? सुदर्शन झील। दोस्तों ये पूछता है कि इस सुदर्शन झील का जिक्र कहां है? जो सुदर्शन झील है उसका जिक्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो सुदर्शन झील है इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो आप कहेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। कहां? जूनागढ़ अभिलेख में। इस बात को याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जूनागढ़ अभिलेख है जो रुद्रदामन का, उसमें तो उल्लेख मिलता है सुदर्शन झील का। अब बात करेंगे कि इस सुदर्शन झील को आखिरकार बनवाया कौन है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसकी शादी आप देखेंगे तो हेलेना से होता है। हेलेना है कौन? तो आप देखेंगे सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है हेलेना, जिससे इसका हेलेना कहीं कहीं चेलना भी नाम मिलता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, चाहे हेलेना हो चाहे चेलना हो, नाम दोनों है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो हेलेना है उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है और किसकी पुत्री है? तो वह पुत्री है सेल्यूकस निकेटर की। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय आपको क्या बताऊं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री ही आप जानते हैं चाणक्य रहता है, और चाणक्य जो है उसका दूसरा नाम आप जानते हैं विष्णुगुप्त है। और चाणक्य जो जिसको हम विष्णुगुप्त कर रहे हैं, या विष्णुगुप्त के साथ साथ चाणक्य का तीसरा नाम भी है। आप देखेंगे एक तो विष्णुगुप्त हो गया, एक चाणक्य हो गया, और एक कौटिल्य भी उसका नाम मिलता है। दोस्तों कौटिल्य के अलावा अगर देखेंगे तो उसका चौथा नाम यानी उपाधि के रूप में है, आप देखेंगे तो उसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। इसलिए बहुत सारे नाम हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि प्रसिद्ध है वह व्यक्ति, और उससे को रिलेट करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के तो बड़े आसानी से आप जान जाएंगे। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आप जानते हैं बिंदुसार है, और बिंदुसार का बेटा अशोक होता है। तो अशोक का जिक्र आगे है, इसलिए बताना भी जरूरी था। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसका प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त रहता है। क्या रहता है? प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त, जिसको हम गवर्नर कहते हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्पगुप्त है, और इसी पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील को बनवाया है। समझ रहे हैं? तो पुष्यगुप्त जो है, आपको याद रखना है कि जो पुष्यगुप्त है ये किसका जो है कि एक प्रांतीय शासक है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। और यही पुष्यगुप्त जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। दोस्तों वैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया है, तो कभी कभी डायरेक्ट दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर ही प्रांतीय शासक वहां का जो पुष्यगुप्त है उसने निर्माण कराया, तो कभी कभी इसका नाम और कभी कभी इसका नाम भी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो दिया हो ऑप्शन में उस पर ट्रिक लगा देने हैं। आगे बात करते हैं अशोक का। दोस्तों अशोक का नाम भी जुड़ा हुआ है सुदर्शन झील से। क्यों? क्योंकि बाद में जब अशोक आता है, अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। मैंने बताया कि बिंदुसार के बाद अशोक पैदा होता है, यानी बिंदुसार का लड़का है अशोक। तो जो अशोक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, और यह अशोक जो है इसी सुदर्शन झील में सिंचाई के लिए नहर निकालता है। तो पूछता है कि जो सुदर्शन झील है उसमें से नहर का निर्माण कौन करवाया था, तो आप कहेंगे अशोक। और लेकिन अशोक के कहने पर कौन करवाया था? तुषास्प। तो याद रखना है कि वहां का प्रांतीय शासक या गवर्नर था तुषास्प, जो कि सुदर्शन झील का निर्माण कराता है। तो अशोक भी मिल सकता है आपको, या तुषास्प भी मिल सकता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों,
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रुद्रदामन का। ये रुद्रदामन जो है दोस्तों, ये शक शासक है। कैसा शासक है? शक शासक। और ये जो रुद्रदामन शक शासक है, इसका प्रांतीय शासक यानी हम कहें कि गवर्नर होता है सुविशाख। और सुविशाख को कह करके रुद्रदामन जो है उसका निर्माण, पुनः निर्माण करवाता। पुनः निर्माण क्यों करवाता है? क्योंकि एक बार बाढ़ आ जाती है और सुदर्शन झील की जो मेड़े हैं वो टूट जाती हैं। और जब टूट जाती हैं तो जब ये रुद्रदामन यानी शक शासक आता है तो अपने जो प्रांतीय शासक होता है उससे कह करके सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाता है। तो कभी कभी आएगा पुनः निर्माण किसने करवाया, तो सुविशाख भी आ सकता है और रुद्रदामन आ सकता है। क्योंकि रुद्रदामन के कहने पर यह किया है तो इसका नाम आ सकता है या तो इसका नाम आ सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त का। यह स्कंदगुप्त गुप्त शासक है। तो गुप्त शासकों का जब राज आता है तो गुप्त शासक भी जो है यानी गुप्त शासक में जो स्कंदगुप्त है वह अपने प्रांतीय शासक को आदेश देता है यानी परदत्त को कि यानी ये जो सुदर्शन झील टूटी फूटी है उसके निर्माण के लिए दोबारा जो है आदेश देता है। कौन? स्कंदगुप्त। लेकिन ये जो परदत्त है ये अपने बेटा यानी परदत्त का जो बेटा होता है चक्रपालित, उस चक्रपालित से कहता है निर्माण करवाने के लिए यानी दोबारा, जिसको हम बोलते हैं कि मरम्मत करना। तो मरम्मत जो है चक्रपालित फिर से सुदर्शन झील का करवाता है। दोस्तों ये सुदर्शन झील के पास में ही चक्रपालित के द्वारा एक मंदिर का स्थापना किया जाता है। मंदिर का स्थापना, उस मंदिर का यानी वो मंदिर अब पूछता है कि सुदर्शन झील के पास विष्णु मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो विष्णु मंदिर का निर्माण चक्रपालित करवाया था। और ये चक्रपालित है कौन? परदत्त का बेटा है। और ये परदत्त कौन है? तो स्कंदगुप्त का प्रांतीय शासक या गवर्नर है। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये चक्रपालित का क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि चक्रपालित ने ही वहां यानी जो आप कहेंगे कि जो सुदर्शन झील है उसके पास में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुदर्शन झील, इसलिए इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछता है सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में स्थित है। बहुत ज्यादा अगर बढ़ा चढ़ा के पूछेगा तो ये पूछ सकता है किसने बनवाया है, तो आप कहेंगे कि या तो चंद्रगुप्त मौर्य कहिए या तो फिर कहिए पुष्यगुप्त। बस यही पूछता है। बाकी जो आगे मैं डिटेल बताया हूँ बड़े एग्जामों के लिए है, तो आप वनडे एग्जाम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो सुदर्शन झील पहली हो गई गुजरात की। दूसरी नल सरोवर झील है वहां की। और वैसे देखेंगे दोस्तों तो गुजरात की सबसे जो बड़ी झील है उस झील का नाम है कांकरिया झील। कौन सा? कांकरिया झील जो है गुजरात की सबसे बड़ी झील है। तो आपसे पूछ सकता है कि गुजरात की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कांकरिया झील। और दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है कुतुब हौज है, और इसी का कुतुब हौज या हौज ये कुतुब भी कहा जाता है। इसको किसको? तो आप कहेंगे कांकरिया झील को। क्या कहा जाता है? कुतुब हौज या हौज ये कुतुब। तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। वैसे कांकरिया के बारे में ही पूछा है, तो कांकरिया जो है झील गुजरात की सबसे बड़ी झील है। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों एक्चुअली यहाँ जो है थोड़ी आवाज हो सकता है हल्का फुल्का डिस्टर्ब, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। तो मैं बारिश हो रही है यहाँ और लेक्चर शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मोड़ा अगर डिस्टर्बेंस होगा तो उसको आप कंप्रोमाइज जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों कि अगला जो झील है यहाँ की सूर सागर झील है करके, जो कि गुजरात में स्थित है। उसी तरह नारायण सरोवर झील है, यह भी गुजरात में स्थित है। आपको दो याद रखने हैं। कौन कौन से? तो पहला सुदर्शन झील और दूसरा कांकरिया झील, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों देखेंगे जो कांकरिया झील है इसकी एक खासियत और है, इसी झील के आसपास यानी इसी झील के चारों तरफ अहमदाबाद जो शहर है वह बसा हुआ है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कई बार पूछता है यहाँ का नेशनल पार्क जो है, इसलिए यहाँ के नेशनल पार्क को भी आपको ध्यान देना है। यहाँ का एक नेशनल पार्क जो बहुत महत्वपूर्ण है वह गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल पार्क है, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला हमने बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान,
दूसरा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, और एक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसका नाम है मरीन नेशनल पार्क। क्या नाम है? मरीन नेशनल पार्क। यह अभी गुजरात में है। और वैसे देखेंगे तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और नारायण सरोवर अभ्यारण्य भी वहां स्थित है। आपको याद कौन सा रखने हैं? मात्र 3, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और एक है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, जो कि कहां स्थित है? गुजरात में। अब आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। आपको दिख रहा होगा, इधर देखिए आप, प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों। वैसे तो यहाँ बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन मैं वही व्यक्ति लिखा हूं जिससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, इसलिए पहले व्यक्ति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं 1928 का जो बारदौली सत्याग्रह होता है, जो किसान आंदोलन होता है, उसमें जो वहां की महिलाओं द्वारा महात्मा गांधी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त की जाती है। दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी अध्यक्षता भी 1931 में कर चुके हैं कराची अधिवेशन में। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक दोस्तों, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत में जो देशी रियासतें थी, उनके एकीकरण में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इन्हें सम्मानित करने के लिए आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और दोस्तों जब पूछे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके बारे में पूछे कि उसका कलाकार कौन है, तो आप कहेंगे राम बी सुतार। कौन? राम बी सुतार। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, कभी कभी राम बी सूतर भी उनका नाम आता है। अब बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका के साथ साथ इनका और भी आप देखेंगे तो इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष। और भारत का बिस्मार्क भी इन्हें उपाधि दी गई है। क्या? भारत का बिस्मार्क। दोस्तों वैसे तो देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात किया जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो इनके बारे में बातें और भी होंगी, क्योंकि बहुत चीजें अगर बताने लगेंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो गई, दूसरा महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। यानी महात्मा गांधी जी की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं इनके जन्म के बारे में 2 अक्टूबर 1869 में, यानी 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है महात्मा गांधी जी का। कहाँ होता है? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। अब बात करेंगे दोस्तों महात्मा गांधी की, तो आप जानते हैं महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा जो है कि आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं सोच रहा हूं जब इतिहास पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। वैसे महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे, नटाल कांग्रेस की स्थापना किए, इन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना किए। कहाँ? तो आप साउथ अफ्रीका में, क्योंकि 21 साल वहां रहे थे। 21 साल के बाद वह आए थे 1915 में। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे आंदोलन करते हैं, जैसे आप देखेंगे तो आंदोलन में चंपारण होता है, अहमदाबाद आंदोलन होता है, तो ये सारे आंदोलन भी किए हैं, इसलिए इनके बारे में बात हम करेंगे इतिहास में। ठीक है, आगे अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1875 की बात है दोस्तों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। इनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, वेदों की ओर लौटो। किनका नारा है ये? वेदों की ओर लौटो। तो आप कहेंगे दयानंद यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का। दोस्तों बात करें कि इन्होंने ये कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अगर कोई दे पेपर में आपसे अगर पूछा जाए कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कौन कहा था, तो ये भी बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, बहुत बार पूछता है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश
किनकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की। और आर्य समाज की स्थापना कब की है? 1875 में। इस बात को भी याद रखने हैं दोस्तों। थोड़ा थोड़ा डिटेल बता रहा हूं ताकि आप बोर न हो। आगे बढ़ते हैं, विक्रम साराभाई की बात करते हैं दोस्तों। जब मैं केरल राज्य दर्शन पढ़ाया था तो उसमें आपसे बताया था कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में, कि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वह केरल में स्थित है। और केरल के कहाँ? तिरुअनंतपुरम में। कहाँ स्थित है? तिरुअनंतपुरम में। लेकिन दोस्तों विक्रम साराभाई जो हैं ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे गुजरात के। इस बात को आपको याद रखना है। और विक्रम साराभाई को आप जानते हैं अंतरिक्ष यानी भारत अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात कहे तो विक्रम साराभाई का नाम आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों मोरारजी देसाई जी का। मैं मोरारजी देसाई के बारे में क्यों लिखा हूं दोस्तों? ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई जी का नाम आता है। ठीक है, इनको भी आप मोरारजी देसाई जी को याद रखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों उसी तरह जमशेदजी टाटा का नाम कौन नहीं जानता? तो जमशेदजी टाटा भी यहाँ के ही रहने वाले हैं दोस्तों। और भी बहुत व्यक्ति हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, हाँ, और वो भी जो है गुजरात के हैं, आप जानते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो जडेजा हैं, रविंद्र जडेजा, जो कि क्रिकेटर बहुत अच्छे जो ऑलराउंडर हैं, वो भी वही जगह के हैं। अंकिता रैना जी हैं, आप देखेंगे वो भी गुजरात के हैं। इस तरह से बहुत नाम है, लेकिन आपको इन जो इतने नाम बताया हूं दोस्तों, इनसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बने हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेडियम के बारे में। यहाँ एक स्टेडियम देखिए किसी भी राज्य में हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, पर आपको वही याद करना है जो पेपर में पूछने की संभावना है। तो बात करते हैं मोटेरा स्टेडियम। आप जानते हैं भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम है तो वह मोटेरा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, आप नाम जानते हैं। इसका दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी है। अब आप देखेंगे तो इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो कोई पूछे नरेंद्र मोदी स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में है। ठीक दोस्तों, और ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कैपेसिटी 1 लाख से भी ज्यादा है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों मंदिर के बारे में, यानी जो मंदिर यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उनकी बात करते हैं। तो मंदिर में आप देखेंगे सोमनाथ का मंदिर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप महमूद गजनवी का नाम सुने होंगे। महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया टोटल? महमूद गजनवी, तो आप देखेंगे 17 बार आक्रमण किया भारत पर। कौन? महमूद गजनवी। वही महमूद गजनवी जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, इस मंदिर का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था इस मंदिर को। और बाद में इसी मंदिर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वह इसका जो है निर्माण करवाते हैं, यानी आप जानते हैं जो टूटा फूटा रहेगा उसको सही करवाए होंगे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम याद रखिए कि सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाने में उनकी भूमिका रही है। वैसे सोमनाथ मंदिर पर जो है सोमनाथ मंदिर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है इतिहास के दृष्टिकोण से, इसलिए कई बार पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है महमूद गजनवी के बारे में, जो कि भारत में टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर का, गुजरात में ही स्थित है। बात करते हैं सूर्य मंदिर का, तो सूर्य मंदिर जो कि मोटेरा में है यह भी स्थित है गुजरात में। तो गुजरात के 3 मंदिर महत्वपूर्ण जो हैं वह सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और सूर्य मंदिर। ये मंदिर के बारे में आपको याद रखना है। वैसे दोस्तों सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण भी सोलंकी वंश शासक भीमदेव प्रथम द्वारा ही करवाया गया है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं सोलंकी वंश के द्वारा इसका निर्माण सूर्य मंदिर का करवाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे जब बात करेंगे तो गुजरात के कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। दोस्तों जीआई का मतलब आप समझते होंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो अधिनियम आया था, यानी जीआई टैग का जो अधिनियम आया था, तो दोस्तों अब जो है ये जो जीआई टैग है
इसका अधिनियम पूछे तो 1999 ईस्वी में इसका अधिनियम आया। और किसी भी वस्तु को जो जीआई टैग दिया जाता है वह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। कितने? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, इस बात को याद रखना है। दोस्तों अगर हम जीआई टैग की बात करें गुजरात के, तो गुजरात में जीआई टैग आप देखेंगे तो सूरत की जो जैरी क्राफ्ट है उसको जीआई टैग मिला है। ये जैरी क्राफ्ट आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो एक तरह से कढ़ाई, बहुत ही बारीक जो कढ़ाई होती है उसका नाम है जैरी क्राफ्ट। तो आप कह सकते हैं सूरत के जैरी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। दोस्तों बात करें तो गिर का जो केसर मैंगो है, वहां का एक केसर मैंगो है, मैंगो मतलब आम समझ रहे होंगे, तो केसर मैंगो को, कहां का? गिर के केसर मैंगो को भी जीआई टैग है। इस बात को आपको याद रखना है। वैसे जीआई टैग तो गुजरात की बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिला है, लेकिन ये पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो जो संखेड़ा का फर्नीचर है उसे भी, यानी संखेड़ा के फर्नीचर को भी जीआई टैग मिला है। तो ये गुजरात के 3 चीज हो गया, एक सूरत का जैरी क्राफ्ट, दूसरा गिर का केसर मैंगो और तीसरा संखेड़ा का फर्नीचर। इन तीनों चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, आप इसको ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों किला की, तो यहाँ के कुछ किले हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे चंपानेर का किला, उसी तरह पावागढ़ का किला, पाटन का किला और मांडवी का किला। ये किला जो है स्थित है गुजरात में। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे दे देगा मिलान करने के लिए और किला 2-4 दे देगा कि कौन सा किस राज्य में है। तो सिंपली चंपानेर का किला है तो आप मिलान कर दीजिए गुजरात, या ऐसे भी ऑनलाइन में पूछ सकता है कि पाटन का किला किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वहां के नृत्य के बारे में। तो वहां के नृत्य की अगर बात करें गुजरात के, तो गुजरात की नृत्य जो है उसमें डांडिया और गरबा, ये दोनों याद होना चाहिए, डांडिया, गरबा और भवई। वैसे देखिए ये जो है आप देख रहे हैं, जो पगहर नहीं याद रखने हैं आपको, पगहर नहीं, आपको कौन कौन से याद रखने हैं, तो आपको डांडिया, गरबा और भवई, ये तीनों नृत्य आपको याद रखना है कि डांडिया कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है। और भवई कहाँ का है? तो आप कहेंगे गुजरात का। बाकी ये जो पगहर है इसको याद नहीं रखना है क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बंदरगाह की। दोस्तों बंदरगाह भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ के हैं। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल बंदरगाह गुजरात में ही स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में स्थित है। दोस्तों जो वैसे बंदरगाह हैं वह जैसे कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका दूसरा नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी है। तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूछे या आपसे पूछ दे कांडला बंदरगाह, तो ये गुजरात में स्थित है और ये बहुत महत्वपूर्ण ज्वारीय बंदरगाह है। इस बात को भी याद रख सकते हैं कि यह एक कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। दोस्तों ओखा बंदरगाह ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रख सकते हैं। उसी तरह बेरावल बंदरगाह और पोरबंदर बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह जो इतना बता रहा हूं ये सब के सब गुजरात में स्थित हैं। जिसमें से आपको महत्वपूर्ण जो 3 है उसको याद रखना, पहला लोथल बंदरगाह, दूसरा कांडला बंदरगाह और तीसरा ओखा बंदरगाह। ये 3 बंदरगाह पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इनको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वहां की जनजातियों के बारे में, यानी गुजरात की जनजातियां कौन कौन सी हैं। वैसे जनजातियां बहुत हैं पर आपको मेन याद रखना। देखिए भील जनजाति, जब मैं मध्य प्रदेश पढ़ाया था तो मध्य प्रदेश में भी बताया था भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन वहां की वो मुख्य जनजाति थी। आप भील जनजाति यानी कई जनजातियां ऐसी हैं जो कई राज्यों में पाई जाती हैं, थोड़ा मोड़ा पाई जाती है, इसलिए आपको याद रखना है भील जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। उसी तरह बावचा जनजाति पूछे तो बावचा जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। उसी तरह वर्दा पूछे तो वह भी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। उसी तरह बंजारा, कोली, पटेलिया और इसके बाद इत्यादि जो जनजातियां हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं। लेकिन आपको याद कौन कौन सा रखना है मैं बता रहा हूं, आप इसको दिमाग में बैठा लें। ये बात करेंगे, एक याद रखना है आपको भील जनजाति, दूसरा आपको याद रखना है बरदा जनजाति, तीसरा बंजारा जनजाति और चौथा बात करें तो पटेलिया जनजाति। ठीक है, ये जनजातियां यानी भील, वर्दा, बंजारा और पटेलिया जनजाति ये कहां पाई जाती है? तो आप कहेंगे गुजरात में।
इनको याद रखना है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों महोत्सव की। यहाँ के कुछ महोत्सव भी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है पतंग महोत्सव। आप जानते हैं पतंग महोत्सव गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक तरह से महोत्सव है या त्योहार है, तो इसको आप याद रखें कि महोत्सव जो गुजरात का महोत्सव में पतंग महोत्सव गुजरात का प्रसिद्ध है, इसको आप याद रख सकते हैं। रथ यात्रा महोत्सव यहाँ का है और भद्र पूर्णिमा। तो रथ यात्रा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रथ यात्रा सबसे जो धूमधाम से मनाई जाती है ये ओडिशा में मनाई जाती है, तो इसको आप भूल जाइए। आपको भद्र पूर्णिमा जो महोत्सव है और पतंग महोत्सव, यही दोनों चीजें आपको याद रखना है। कहाँ मनाया जाता है महोत्सव? तो गुजरात में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों चित्रकला की। दोस्तों ये जो चित्रकला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में बन चुका है सीजीएल में। पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला यह संबंधित है गुजरात से। देखिए चित्रकला जैसे आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए मधुबनी चित्रकला है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ का? बिहार का। जैसे मान लीजिए कलमकारी आंध्र प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह से आप बात करेंगे पटचित्र चित्रकला जो है यह प्रसिद्ध है उड़ीसा का, आप जानते हैं उड़ीसा में। उसी तरह से आप देखेंगे तो कालीघाट चित्रकला जैसे पश्चिम बंगाल का बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह से बहुत सारे चित्रकला जैसे रंगवाली चित्रकला की बात करें तो ये जो है कर्नाटक की बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सारे चित्रकला जो है, जैसे आप देखेंगे चिकनकारी जो कि लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध जो है ये जो है चित्रकला है। तो इसी तरह से जो चित्रकला गुजरात की प्रसिद्ध है उसका नाम है पिथौरा चित्रकला। तो पूछ सकता है कि पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि गुजरात से। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ एक मेला लगता है, ये मेला कई बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है और जो आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद रखें। माधोपुर मेला, ये जो माधोपुर मेला है दोस्तों, ये जो है पोरबंदर जिला में लगता है माधोपुर मेला और ये बहुत बड़ा मेला है माधोपुर मेला। तो इसको आपको याद रखना है कि माधोपुर मेला कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे गुजरात में। एक भद्र पूर्णिमा त्योहार बताया ही था, लेकिन भद्र पूर्णिमा मेला भी लगता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि भद्र पूर्णिमा मेला और माधोपुर मेला ये दोनों मेला कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो कहेंगे गुजरात के। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीजें आप देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण। ये जो राज्य दर्शन है, जब आप राज्य दर्शन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको एक लगले। अब कोई आप देखेंगे बहुत लोग पढ़ाते हैं तो सिर्फ सुदर्शन झील के बारे में जिक्र करके छोड़ देंगे 10 मिनट की वीडियो बना के। इसलिए आपको सुदर्शन झील के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन बने इसलिए बताना पड़ता है। उसी तरह से प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आपको मोटी मोटा मैंने बता दिया। इतिहास पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये सारी बातें रही हैं दोस्तों आज का, और इनको आप तैयार करें। इसी तरह से जितने राज्य हैं यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबका डिटेल आपको इसी तरह हर संडे को मिलता रहेगा। और दोस्तों इसको आप तैयार करिए, आपका स्टैटिक जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।